बाइनरी सर्च ट्री को बनाएगा जो कि स्टोर लेंथ बन रही है, ठीक है। अली है, इसकी लेंथ 3 है, उमर है, इसकी लेंथ 4 है, मुसद्दिक है, इसकी लेंथ बनती है जी 8, और रहमान है, इसकी लेंथ बन रही है 6, और हसन की 7। तो आपने बाइनरी सर्च ट्री में इन नेम्स की लेंथ को स्टोर करना है, और उसको स्टोर करने के बाद आपने बताना है कि मैक्सिमम और मिनिमम नोड्स पे कौन कौन सी वैल्यू स्टोर हुई नहीं है, ठीक है। आपका जो मैं जूम कर देती हूँ इसको। अच्छा जी, आपके प्रोग्राम में क्या होना चाहिए, यू विल यूज द सेम स्ट्रिंग एरे मेंशन्ड अबव, ठीक है। आपने इसी एरे को यूज करना है, ठीक है, जब आप इंप्लीमेंट करोगे इसको। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ईच नेम, आपने हर नेम की लेंथ को कैलकुलेट करना है और उसे इंटीजर एरे ट्री डेटा में स्टोर करवाना है। मतलब ये एरे तो आप पास होगी ही होगी, ठीक है, जिसमें आपके पास ये स्ट्रिंग्स जो वर्ड्स हैं वो स्टोर होंगे। लेकिन आपने क्या करना है, इसकी लेंथ को स्टोर करवाना है किसी एक और इंटीजर एरे में, जिसका नाम होना चाहिए ट्री डेटा, ठीक है। उसके बाद आपने कंस्ट्रक्ट करना है एक बाइनरी सर्च ट्री बाय इंसर्टिंग द वैल्यू स्टोर्ड इन ट्री डेटा। आपने उन वैल्यूज को स्टोर करवाना है बाइनरी सर्च ट्री में, ठीक है। उसके बाद बाइनरी सर्च ट्री में स्टोर करवाने के बाद आपने हर नेम को उसकी लेंथ के साथ प्रिंट करवाना है, ठीक है। और फिफ्थ आपका स्टेप ये होगा कि द इंसर्ट मेथड शुड बी एबल टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डुप्लीकेट वैल्यू इन बीएसटी। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई ऐसे दो नेम आ गए हैं जिनकी लेंथ सेम हो जाती है, 3 3 के दो नेम आ गए हैं, तो आपका प्रोग्राम या आपका जो इंसर्ट मेथड होगा करवाएगा बीएसटी में। इसके अलावा द प्रोग्राम शुड बी एबल टू प्रिंट द नोड हैविंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। प्रोग्राम क्या करना चाहिए, प्रोग्राम को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अच्छा। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर आपकी प्रोग्राम की को बताया होगा सर ने प्रीवियस लैब्स में, अगर नहीं पता तो टेम्पलेट हमारे पास ऐसी क्लास होती है जो कि जेनेरिक डेटा टाइप्स के लिए यूज होती है। उसमें आप स्ट्रिंग भी स्टोर करवा सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो, उसमें आप इंटीजर डेटा टाइप भी स्टोर करवा सकते हो, फ्लोट डेटा टाइप भी स्टोर करवा सकते हो, वट जो भी आप डेटा टाइप उसमें स्टोर करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नॉन मेंबर फंक्शंस आपके साथ शेयर किए गए थे, या इसकी स्ट्रक्चर थी। स्ट्रक्चर में आपके पास ऑब्जेक्ट एक था, पॉइंटर लेफ्ट है, राइट है। इसके अलावा डिफरेंट मेथड्स थे, बीएसटी नोड, आपके पास कंस्ट्रक्टर थे, एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर आपके पास था जो कि पैरामीटर रिसीव करेगा और उस पर वर्क करेगा। अच्छा, इसके अलावा बाकी फंक्शंस की लिस्ट आपके साथ शेयर की गई, गेट इन्फो, गेट लेफ्ट, सेट लेफ्ट। इसके अलावा गेट राइट था, सेट राइट था, इस लीफ, और ये बाकी मेथड्स हम वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे कि किस तरह इनकी वर्किंग हो रही है, ठीक है जी। उसके बाद जो सैंपल आउटपुट आपके साथ शेयर किया गया कि आपने अपने प्रोग्राम को जब इम्प्लीमेंट करना है तो उसका आउटपुट आपके पास इस तरह होना चाहिए कि आपने क्या करना है कि इंसर्ट करना है नेम को वन बाय वन, ठीक है। पहले एक नेम इंसर्ट होना चाहिए, फिर सेकंड नेम, उस तरह आपके पास वन बाय वन इन नेम्स को अपने बीएसटी में इंसर्ट करवाना है। उसके बाद लेंथ आपने बतानी है कि साले की लेंथ क्या थी, अली के नेम की लेंथ क्या है, 3 है, उमर की, मुसद्दक, रहमान, इस तरह आपने इनको प्रिंट करवा देना है नेम्स को उनकी लेंथ्स के साथ साथ। इसके अलावा बीएसटी मिनिमम नोड आपने बताना है क्या है, बीएसटी मैक्सिमम नोड बताना है कि वैल्यू जो है वो किस तरह स्टोर हो रही है। कोड आपके साथ शेयर कर दिया गया है, ये एग्जीक्यूटेबल कोड है। आप अपना डेफ सी प्लस प्लस में इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल करेंगे, रन करेंगे तो ये आपके पास रन हो जाएगा। लेकिन असल जो चीज ये है कि हमने इसको समझना है कि ये कंसेप्ट असल में क्या है, किस तरह बीएसटी काम करता है, किस तरह इंसर्ट मेथड इसका काम करता है, और किस तरह हम वन बाय वन एक वैल्यू इसको भेजेंगे। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री का, कि ये किस तरह इन दोनों का डिफरेंस क्या आपस में। बाइनरी ट्री क्या होती है, वो ये है कि वो या तो एम्प्टी होती है या 3 डिसजॉइंट सबसेट्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है। या तो वो एम्प्टी होगी, ठीक है, 0, या फिर वो डिवाइड होगी 3 डिसजॉइंट सबसेट्स में। डिसजॉइंट मींस कि नॉन कॉमन, या कोई भी चीज इनमें कॉमन नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो 3 जो डिसजॉइंट सबसेट्स इसमें होंगे, तो पहला सबसेट आ जाएगा हमारे पास रूट, ठीक है। रूट जो ट्री का होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा ज़ूम कर देती हूँ इसको। अच्छा,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास ये ए है, ये रूट है, ठीक है जी। उसके बाद जो बाकी दो इसके सबसेट्स हो जाएंगे वो होंगे लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, बाइनरी ट्री क्या होगी कि एक ऐसा फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, जो कि एम्प्टी हो सकता है या फिर सबसेट्स में डिवाइड हो सकता है। और वो तीन डिसजॉइंट सबसेट्स क्या हो सकते हैं, वो आपके पास रूट होगा, लेफ्ट सब ट्री होगा एंड राइट सब ट्री होगा। अच्छा, इसके अलावा बाइनरी ट्री को आप इस तरह भी अपने दिमाग में इसकी एक पिक्चर ला सकते हैं कि बाइनरी ट्री क्या होता है कि या उसमें 0 नोड होंगे, या 1 होगा, या 2 होंगे। मैक्सिमम 2 चाइल्ड आपके पास होंगे। चाइल्ड की बात कर रही हूँ, रूट नोड के, या तो उसका कोई चाइल्ड ना हो, ठीक है, 0 हो, या उसका 1 चाइल्ड हो, ठीक है, या उसके 2 चाइल्ड हो। मैक्सिमम बाइनरी ट्री 2 चाइल्ड्स को स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास बाइनरी ट्री की डेफिनेशन आ गई, ठीक है। अब बाइनरी सर्च ट्री क्या है? ओके, अच्छा, बाइनरी सर्च ट्री जो कि हमारी लैब भी है, ठीक है, जिसपे हम अभी काम करेंगे बाइनरी सर्च ट्री का, वो हम देख लेते हैं। अच्छा जी, बाइनरी सर्च ट्री क्या होती है? बाइनरी सर्च ट्री एक मॉडिफाइड फॉर्म कह दें आप, बाइनरी ट्री की एक मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी ट्री की। और बाइनरी सर्च ट्री में होता क्या है कि आपके पास एक रूट नोड होता है, ठीक है, और आपने इस पे डिफरेंट एक फॉर्मूला लगवाना है, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी ट्री पे तो हम सिंपल जस्ट ये कह रहे थे ना, बाइनरी ट्री ऐसी ट्री जिसका रूट नोड हो, जो कि लेफ्ट चाइल्ड हो एंड राइट चाइल्ड हो, ठीक है। और बाइनरी सर्च ट्री अब उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है, वो किस तरह होगा कि बाइनरी सर्च ट्री में अब एक फॉर्मूला लगेगा। वो फॉर्मूला क्या होगा कि आप सबसे पहले एक रूट नोड स्टोर करवाओगे, ठीक है। इस चीज को आपने गौर से समझना है, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री का आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपने एक रूट नोड पे एक वैल्यू स्टोर करवा दी, फॉर एग्जांपल 14, ठीक है। अब कोई भी वैल्यू हमने रूट वैल्यू हम इसमें स्टोर करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो जो नोड हम नया ऐड करवा रहे होंगे उसकी वैल्यू कंपेयर करेंगे रूट नोड के साथ, ठीक है। उसकी वैल्यू हम रूट नोड के साथ कंपेयर कर देंगे, और रूट नोड के साथ जब वैल्यू कंपेयर होगी, अगर तो वो रूट नोड से जो नया एलिमेंट हम ऐड करने जा रहे हैं उसकी वैल्यू रूट नोड से कम है, ठीक है, क्या है, कम है, तो वो उसके लेफ्ट सब ट्री का पार्ट बन जाएगी। अदरवाइज अगर ग्रेटर होगा तो वो उसके राइट सब ट्री का पार्ट बन जाएगी। तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो आपने बीएसटी में या बाइनरी सर्च ट्री आप जिसको कहते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में आपने लगाना है। तो आपने क्या करना है, एक रूट नोड लेना है, ठीक है, और जो भी वैल्यू आप उसमें स्टोर वो करवाओगे घर नहीं है अभी, उसे रूट से कंपेयर करेंगे। वो आ जाएंगी थोड़ी देर तक। आप फिर माइक किसी का ऑन है? नंबर सना मेरे बतूल, पास नहीं है अभी। सना, अच्छा, कोई बात नहीं, वो मोबाइल गाड़ी पर है। माइक किसका ऑन है? सना आपका ऑन है आई थिंक माइक, अपना माइक ऑफ कर लें। अच्छा जी, तो हमने बाइनरी सर्च ट्री के लिए क्या, अब हमने बताया मैंने आपको फॉर्मूला कि कोई भी नोड आपने फॉर एग्जांपल पहला, हमेशा ऐसे होता है हम एरे से ले रहे होते हैं। अभी हम अपने केस में भी एरे से एक वैल्यू लेंगे, पहली इंडेक्स पे जो 0 पे या 1 पे स्टोर होगा उसको हम उठा के अपनी रूट बना लेंगे, ठीक है। वो रूट जब बन जाएगा तो उसके बाद जो भी एलिमेंट्स उसमें हम ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू को किसके साथ हम कंपेयर करेंगे, रूट नोड के साथ। रूट नोड के साथ कंपेयर करने के बाद हम देखेंगे अगर वो वैल्यू से लेस है तो वो उसके लेफ्ट सब ट्री का पार्ट बन जाएगी, अगर वो वैल्यू से ग्रेटर है तो वो राइट सब ट्री का पार्ट बन जाएगी। देखिए अब यहाँ पे 14 था और हमने नया एलिमेंट एक ऐड किया है 4, 4 की वैल्यू कंपेयर होगी 14 के साथ, वो लेस आ जाती है, ठीक है, 14 से, तो हम क्या करेंगे, उसको इसका लेफ्ट चाइल्ड बना लेंगे, ठीक है जी। 4 उसका लेफ्ट चाइल्ड बन गया, यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट हमने जो ऐड किया वो 15 था, 15 जब ऐड किया तो वो 14 से ग्रेटर था, वो उसके राइट सब ट्री का पार्ट
बन गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हमने मजीद और एलिमेंट्स ऐड करवाने हैं। मैं देखती हूँ कोई ऐसी एग्जांपल हो। फॉर एग्जांपल हाँ, हमने 4 के बाद 15 ऐड करवा दिया, उसके बाद हमने 3 ऐड करवाना था। अगेन 3 का इस वैल्यू के साथ कंपैरिजन होगा, तो 3 इससे क्या है, लेस है। तो हम क्या करेंगे कि उसको लेफ्ट सब ट्री में लाएंगे और यहाँ पे एक रूट, एक नोड ऑलरेडी मौजूद है, फिर इसके साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। तो 3 का कंपैरिजन अगेन 4 के साथ होगा, तो 3 लेस है इससे, तो ये इसके लेफ्ट सब ट्री में जाके कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें नेक्स्ट एलिमेंट फॉर एग्जांपल हमने 18 ऐड करवाना है, 18 की कंपैरिजन होगा 14 के साथ, वो इससे ग्रेटर है तो वो उसके राइट सब ट्री में जाएगा। राइट सब ट्री में आके वो 15 के साथ उसका कंपैरिजन होगा, ठीक है। 15 से भी ग्रेटर है 18, तो वो उसके राइट चाइल्ड में ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे आप बताएं कि बाइनरी सर्च ट्री में अभी तक आप जिस भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है, अभी हैंड रेस करें या माइक ऑन करके पूछें, क्योंकि हम अभी इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। तो हो सकता है किसी को क्लियर ना हो, तो अभी से आपको अगर ये चीज क्लियर नहीं होगी तो आगे फिर आपके लिए इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मुझे बताएं, बाइनरी सर्च ट्री सबको क्लियर है? जिसको नहीं क्लियर वो अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछे, या फिर चैट में भी वो अपना क्वेश्चन पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम, रिपीट कर देंगी आप दोबारा जी से? मैं मैं अभी बताती हूँ सेशन आपको। ज्वाइन किया। अच्छा जी, अभी तक जो हमने लैब में डिस्कस किया वो दो चीजें डिस्कस की हैं, एक बाइनरी ट्री। जी अच्छा जी, ये लिश्वा आपने कमेंट किया है जी, बिल्कुल ठीक, आप सही समझिए। अच्छा, इस तरह होता है बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री। दो चीजें अभी हमने डिस्कस की थी। बाइनरी ट्री में क्या होता है कि हमारे पास या तो एक या तो वो एम्प्टी होगा, ठीक है, बाइनरी ट्री का बता रही हूँ, या तो वो एम्प्टी, उसके 3 डिसजॉइंट सबसेट्स होंगे, ठीक है। वो 3 सबसेट्स कौन से होंगे? वो आपके पास आ सकता है रूट नोड, ठीक है। पहले जैसे 14 है, आपको स्क्रीन पे दिखाया दे रहा है, 14 रूट नोड है। फिर उसकी लेफ्ट सब ट्री है, और किसका माइक ऑन है? फार्मूला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने का, या किसी भी रोटेशनल बॉडी। साजिदा, आपका माइक ऑन है? या रूट नोड होगा, ठीक है, या फिर लेफ्ट सब ट्री होगा या राइट सब ट्री होगा। बाइनरी ट्री को समझने के लिए आपने ये समझना है कि हमारे पास राइट सब ट्री और बाइनरी ट्री में मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं किसी भी रूट के या किसी भी नोड के, ठीक है। 2 से ज्यादा चाइल्ड नहीं होंगे, 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, और मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड्स होंगे बाइनरी ट्री के। तो ये आपके पास आ जाता है बाइनरी ट्री, ठीक है। उसके बाद हमने बाइनरी सर्च ट्री को एक्सप्लेन किया। बाइनरी सर्च ट्री का क्या हुआ कि बाइनरी सर्च ट्री में हमारे पास एक फॉर्मूला लगेगा। वो फॉर्मूला क्या है जो उसको डिफरेंशिएट करवाता है बाइनरी ट्री से? वो ये है कि आपके पास बाइनरी सर्च ट्री में जब आप एक किसके साथ कंपेयर होगी? रूट नोड के साथ। अगर तो वो वैल्यू उस रूट नोड की वैल्यू से ग्रेटर हुई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15 हमने इसमें ऐड करवाना था, 14 ऑलरेडी हमारे पास था, तो हमने 14 की वैल्यू को कंपेयर किया 15 से, तो अगर जो ग्रेटर होगी तो वो राइट सब ट्री पे आ जाएगी, ठीक है। और जो लेस वैल्यू होगी, ठीक है, वो लेफ्ट सब ट्री का पार्ट बन जाएगी। तो इसी तरह एक एक नंबर हम ऐड करवाते जाएंगे और उसका कंपैरिजन करते जाएंगे, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर उससे रूट की वैल्यू से छोटी वैल्यू हुई तो वो लेफ्ट सब ट्री की तरफ जाएंगी, और जो ग्रेटर वैल्यू होंगी वो राइट सब ट्री की तरफ जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा, अभी जो हमारे पास हम डिस्कशन कर रहे हैं वो लैब 4 की डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। जो आपकी असाइनमेंट्स और क्विजेस की क्यूरीज आ रही हैं, ठीक है, तो वो हम देखते हैं थोड़ी देर तक, ठीक है। सेशन के एंड पे मैं आपके साथ वो डिस्कस कर लूंगी। अभी हम इसके बारे में डिस्कशन कर लें। अभी हम इसके बारे में डिस्कशन कर लें, जो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस है वो पूछें, ठीक है, माइक ऑन करके या चैट पे। असाइनमेंट्स रिलेटेड मैं लास्ट 5 मिनट्स या 2-3 मिनट्स में मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगी जो भी चीजें आपकी जेनेरिक जो क्यूरीज होंगी। बाइनरी सर्च ट्री में अगर 14 ही वैल्यू हो तो वो कहाँ जाएगी? 14 वैल्यू डिलीट हो जाएगी, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री में डुप्लीकेशंस नहीं हम स्टोर करवाते, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल 14 ही आया और 14 ऑलरेडी मौजूद था, तो हम उस नोट को डिलीट करवा देंगे, ठीक है। ये आपके पास अब बाइनरी सर्च ट्री का लेक्चर आप देखें, हैंडआउट्स पढ़ें, तो उसमें ये इसकी कंडीशंस लिखी हुई हैं। इसके अलावा जो आपके साथ लैब शेयर की गई थी, ठीक है, ये आपके साथ
लैब शेयर की गई थी उसमें भी ये चीज लिखी गई कि द इंसर्ट मेथड शुड बी एबल टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डुप्लीकेट वैल्यू इन बीएसटी। डुप्लीकेशन हम अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब जाते हैं इसके कोड की मैडम जी तरफ। एक मेरा सवाल है। जी जी पूछें। मैडम जी ये असाइनमेंट की डेट जून से है, ये एक्सटेंड नहीं हो सकती, ये जी जी बहुत ही हो बढ़ गया। जाएगी, जी जी हो जाएगी, तो की एक्सटेंड हो जाएगी। अभी हम बाइनरी सर्च ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, पहले हम इस जी लैब को डिस्कस कर लें, फिर आखिर में मैं आपको असाइनमेंट का बताती हूँ, ठीक है। मैंने अभी ये बात ठीक है मैडम। कि अभी पहले हम लैब 4 के बारे में थोड़ी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स इसकी देख लें, फिर उसके बाद हम इन क्यूरीज को रिप्लाई करेंगे। ठीक है मैडम। अच्छा जी, अच्छा कोड की तरफ आ जाते हैं इसके। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आपके साथ, फिर इसको हम ड्राई रन कर लेंगे, ठीक है। देखेंगे कि इंसर्ट मेथड किस तरह इसका काम करता है। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर होगी होगी, थोड़ा सा इसको यस जूम कर मैम, लेते तो हो रही है। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम थोड़ा स्क्रीन को जूम जी जी कीजिएगा। मैं कह रही हूँ, कह रही हूँ। मेरे हाल से अब ठीक है। जी अब ठीक है। अच्छा, कोड पे जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हम किस तरह, मैंने आपको आइडिया दे दिया कि किस तरह हमने वैल्यूज को इंसर्ट करवाना है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। रूट नोड के साथ वैल्यूज कंपेयर होंगी और फिर वो डिपेंड करेगा उसकी वैल्यू कि अगर उससे छोटी वैल्यूज है वो लेफ्ट सब ट्री में जाएंगी, और जो ग्रेटर वैल्यूज हैं वो राइट सब ट्री का पार्ट बनेंगी, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने पहले इसके जो बेसिकली दो क्लासेस हम इसमें जो क्लास यूज करेंगे, बीएसटी नोड क्लास यूज करेंगे, ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री नोड के नाम से। और उसके जो फंक्शंस थे वो आपके साथ वो स्ट्रक्चर में भी शेयर किए गए, कोड भी आपके पास शेयर है। मैं आपको पहले बताती हूँ कि किस तरह इसको हमने कोड को लिखा है, ठीक है, किस तरह से ये वर्क करेगा। उसके बाद हम इंसर्ट मेथड में आपको वो जो ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड है उसके थ्रू मैं आपको उसका ड्राई रन करके बताऊंगी किस तरह एक वैल्यूज में स्टोर हो रही है। तो सबसे पहले जी देखिए, हमारे पास हमने लाइब्रेरीज इंक्लूड कर दी है इसमें, ठीक है। लाइब्रेरीज इंक्लूड करने के बाद हमने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी की जो कंप्लीट जो सेंटेक्स है सी प्लस प्लस को रन करने के लिए, प्रोग्राम को रन करने के लिए वो लिख लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेम्पलेट क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक टेम्पलेट के नाम से हमारे पास एक क्लास ऑब्जेक्ट है। टेम्पलेट का मतलब क्या है, ऑलरेडी आपको बताया है कि जेनेरिक डेटा टाइप्स के लिए ये क्लास हमारे पास यूज होगी। आप किसी भी डेटा टाइप के लिए इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, आप इसे इंटीजर डेटा टाइप के लिए भी यूज कर सकते हैं, फ्लोट डेटा टाइप के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, हमारे पास एक क्लास आ गई है बीएसटी नोड के नाम से, ठीक है। हमने स्टार्ट किया, एक टेम्पलेट क्लास है, आपकी जो प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस थी वहां पे भी लिखी हैं। अच्छा, ये छोटी छोटी बातें देखा करें जब हम आपको बता रहे होते हैं, क्योंकि इन्हीं चीजों से बन के हम एक असाइनमेंट बनाते हैं जिसमें आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। टेम्पलेट क्लास होनी चाहिए। तो अगर आप ये सेशंस, ये जो लैब्स आपके साथ डेली बेसिस पे शेयर की जाती हैं, अगर आप वो गौर से देखें तो आपके लिए असाइनमेंट्स करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अच्छा, टेम्पलेट क्लास हमने एक बना ली, ठीक है, बीएसटी नोड के नाम से। पब्लिक जो इसके हैं डेटा मेंबर्स, उनको हमने लिखा है यहाँ पे बीएसटी नोड। अब देखें, ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर का और क्लास का नेम दोनों का हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो जब भी आप क्लास नेम के नाम से कोई मेथड देखें तो वो उसका क्या होगा, कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर तब कब रन होता है, जब आप इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब कंस्ट्रक्टर रन होता है। अच्छा, तो आप यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर देख रहे हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, एक जो कंस्ट्रक्टर है वो हमारे पास है जी पैरामीटर कोई भी रिसीव नहीं कर रहा, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। वो जब भी कोई आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करोगे तो ये कंस्ट्रक्टर रन होगा। ये क्या कर रहा है कि जो भी दिस पॉइंटर कहाँ यूज होता है, दिस पॉइंटर तब यूज होता है जब हम कोई भी वैल्यू जहां पे अभी मौजूद नोड है उसको पॉइंट कर रहे हो, यानी अपने ही को वो जब कोई वैल्यू असाइन कर रहा हो, ठीक है, नोड। तो अभी हम दिस ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसको उसमें क्या स्टोर करवा रहे हैं, नल, कुछ भी नहीं, ठीक है। लेफ्ट में क्या स्टोर करवा रहे हैं, नल। राइट में क्या स्टोर करवा रहे हैं, नल।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है BST नोड ऑब्जेक्ट। अब ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, अब ये कोई वैल्यू रिसीव करेगा, ठीक है। जब हम कॉल करें, कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे, कोई वैल्यू भेजेंगे, तो तब हमारे पास ये नोड, ये कंस्ट्रक्टर चलेगा। अच्छा, ये कोई वैल्यू रिसीव कर रहा है, ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल ये रिसीव कर रहा है, और ये क्या कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें क्या वैल्यू स्टोर करवा रहा है, जो ये रिसीव कर रहा है, ठीक है, उसको उसके अंदर वो वैल्यू स्टोर करवा रहा है, और लेफ्ट और राइट कर रहा है, ठीक है। तो जब हम एम्प्टी एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसका मतलब भी नहीं स्टोर, तो हम ऑब्जेक्ट को भी नल कर देंगे, लेफ्ट सब ट्री को भी नल कर देंगे, राइट सब ट्री को भी नल कर देंगे। जब हमारे पास जब हमारे पास कोई वैल्यू रिसीव होगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू आ जाती है, तो हमने कोई वैल्यू भेजी है, तो उसमें ऑब्जेक्ट पे हम ये स्टोर करवा देंगे, ठीक है, और लेफ्ट और राइट को नल कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैम दिस किसको पॉइंट कर रहा है? दिस का मतलब होता है जब हम क्लास के अंदर जो पहला या जो जहां पे अभी पॉइंटर है, मतलब खुद अपने आप को वो पॉइंट करना चाह रहा है, जहां पे पॉइंटर अभी पॉइंट कर रहा है, दिस वहां पे वैल्यू स्टोर करवाता है, ठीक है। पॉइंटर अभी कहाँ पॉइंट कर रहा हाँ, है? अभी पॉइंटर देखे ना कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, दिस ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, नल। तो अभी पॉइंटर जो ऑब्जेक्ट है वो नल है, उसमें कुछ भी स्टोर नहीं है, ठीक है। फिर दिस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने वो वैल्यू स्टोर करवा दी ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन किसने पूछा है, ऑब्जेक्ट स्टैटिक ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट स्टैटिक ऑब्जेक्ट क्या है, ये एक पैरामीटर है, ठीक है, आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है, और क्या कर रहा है, पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट आपके पास ये है, ये हमने यहाँ पे प्राइवेट में ये डेटा मेंबर शो किया है। ऑब्जेक्ट आपके पास बेसिकली स्टोर करवा रहा है ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट क्या स्टोर करवाएगा, जो नोड के अंदर जो वैल्यू होगी, ठीक है। नोड है ना, उसके अंदर फॉर एग्जांपल 4 स्टोर है, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये ऑब्जेक्ट आपके पास जो वैल्यू आपने इसमें स्टोर करवानी है ना, 4 फॉर एग्जांपल नोड की जो वैल्यू होगी वो ये स्टोर करेगा, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये आप कह रही हैं कि जो ऑब्जेक्ट एस्टेरिक ऑब्जेक्ट है, तो जी ऑब्जेक्ट जी हमारे पास यहाँ पे डेंटर होगा, वो जिसकी तरफ पॉइंट कर रहा है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट टाइप का होगा। जी ऑब्जेक्ट टाइप का होगा, बिल्कुल। तो ऑब्जेक्ट टाइप जो है हमारे पास, अपने ऊपर जो टेम्पलेट है उसके ऊपर हमने जो क्लास है उसको हाँ ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, तो वो हाँ, ये वाला ऑब्जेक्ट है, या फिर ये जो नीचे आपने डिक्लेयर किया हुआ है डेटा मेंबर को डिक्लेयर किया हुआ है, ये वो वाला ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट डेटा टाइप जो ऊपर क्लास की डेटा टाइप है ना, वो वाला ऑब्जेक्ट है, टेम्पलेट के मतलब अंदर? हाँ जी, जो मतलब जो भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ ये पे जो हमने जेनेरिक है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है। जी हमने जो लास्ट डेटा स्ट्रक्चर्स बनाए वो सारे हमने इंट के लिए बनाए हुए हैं, मतलब इंट डेटा टाइप के लिए बनाए हुए ये हैं। जेनेरिक के लिए है। ये जेनेरिक के लिए अब बनाना हाँ शुरू करेंगे हम लोग। जी। और मैम मैंने एक और पूछना था कि यहाँ पे हमने जो वन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम्म। उसके लिए हमने यहाँ पे गेटर सेटर फंक्शन भी लिखा, तो हम वो नहीं यूज कर सकते डेटा को स्टोर करने के? तो वन नहीं, पैरामीटराइज्ड आप कंस्ट्रक्टर का क्या होता है, अगर आप ना भी यूज करें बाय डिफॉल्ट वो रन हो जाता है, ठीक है। लेकिन लेकिन मैम हमने क्लैरिटी के लिए यहाँ पे क्या कर दिया कि जब हमारे पास एक सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे ना, पहला ऑब्जेक्ट हमारे पास जब डिक्लेयर होगा और जब हमारे पास कंस्ट्रक्टर रन हो, तो वो सब चीजों को नल कर दे, ठीक है, लेफ्ट और राइट को भी। लेकिन मैम जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है हमारे पास, डिफॉल्ट जी कंस्ट्रक्टर यूज होता है ना इनिशियलाइज करने के लिए, जो हमारे पास डेटा मेंबर्स होते हैं उसके अंदर क्लास के। हाँ। लेकिन अब यहाँ पे हमने दो कंस्ट्रक्टर यूज किए हैं, एक हम्म। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और एक वन पैरामीटराइज्ड एक डिफॉल्ट नहीं है, डिफॉल्ट का मतलब होता है जब आप कुछ लिखें ही ना, तो वो खुद ब खुद डिफॉल्ट का मतलब ये होता है जब आपने कंस्ट्रक्टर लिखा ना हो और आपने कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट जो रन हो जाए वो कंपाइलर रन करता है उसको। लेकिन मैम लास्ट टाइम मुझे पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि कोई वैल्यू ही नहीं, मतलब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ही नहीं है हमारे पास, वो सिंपल फिर कंस्ट्रक्टर हो गया। कंपाइलर जनरेटेड जो है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, सिंपल हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया सिर्फ अभी इनिशियलाइज करने के लिए। दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया हमने, डेटा वैल्यू जो है वो कंस्ट्रक्टर ले स्टोर रहा है। करवाने के लिए। हाँ जी, तो हमने यहाँ पे गेटर सेटर फंक्शन भी तो बनाए हुए हैं, तो हम गेटर सेटर फंक्शन के जरिए गेटर सेटर फंक्शन की तरफ आती हूँ ना, यहाँ पे वो गेटर सेटर जो फंक्शन है वो किस तरह काम कर रहा है। नहीं मैम, वो तो मुझे पता है कि किस तरह काम करें, मैं ये जी। पूछ रही हूँ कि जो कंस्ट्रक्टर है, हमने कंस्ट्रक्टर लिखना तो जरूरी नहीं है वन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हम गेटर सेटर के जरिए भी तो क्या नाम है ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा स्टोर करवा सकते हैं। नहीं देखिए, यहाँ पे जब हम एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे ना, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट हम लिखते हैं और उसमें 4 स्टोर करवाना चाह रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट के साथ हम 4 लिख लेंगे। BST नोड का एक ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं n, ठीक है, फॉर एग्जांपल n, और 4 हमने भेज दिया, तो Okay, तो आपके पास कौन सा कंस्ट्रक्टर रन होगा, हमने किसी फंक्शन को तो अभी कॉल नहीं किया ना,
तो वन सेट इन्फो को भी नहीं किया, तो एक हमारे पैरामीटराइज वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो 4 को स्टोर करवा देगा और उसके लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री को नल कर देगा। जबकि ये जो गेट इन्फो और सेट इन्फो हुआ है, ये क्या कर रहा है, देखें ये कर रहा है कि आप जब मजीद इसमें नोड्स ऐड करवाओगे ना, तब आप इस सेट इन्फो को और गेट इन्फो को आप करेंगे। वो क्या करेगा कि उस ऑब्जेक्ट के पार्ट को तो स्टोर करवाएगा, वो जस्ट ये कर रहा है। ठीक है, पहला जी। नोड जो आपका बनेगा, फर्स्ट जी। नोड जो आप बनाओगे, ठीक जी। है, उस केस में आपने पहले उसकी वैल्यू स्टोर करवा के उसके लेफ्ट और राइट को नल पे रख देना है, इनिशियलाइज कर नल पे। उसके तो बाद इसको जो उस मजीद जो आप नोड्स ऐड करवाते जाओगे, उसके लिए अब हम इसको यूज करेंगे, सेट इन्फो को। इसको हम अगली क्लास में यूज करने के लिए यूज कर रहे हैं, जब हमने कनेक्ट करवाने हैं नोड्स को। बिल्कुल एग्जैक्टली, जो नए नोड्स हम इसमें ऐड करवाते जाएंगे, फिर हम सेट इन्फो को कॉल करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाते हैं, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर दो तरह के आपको क्लियर हो गए। एक कंस्ट्रक्टर तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारे पास एक आप ऑब्जेक्ट इसका डिक्लेयर करवाएंगे, तो वो क्या कर देगा, ऑब्जेक्ट को नल कर देगा, लेफ्ट और राइट दोनों को नल इनिशियलाइज करवा देगा। उसके बाद आपने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, उसमें कोई वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, आपके पास एक वैल्यू स्टोर करवा देगा उस ऑब्जेक्ट में। ठीक है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई भी डेटा टाइप हो सकती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या करेगा, लेफ्ट सब ट्री को भी नल कर देगा, राइट सब ट्री को भी इसके नल कर देगा। नेक्स्ट जो आपके पास ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का ही एक मेथड है, गेट इन्फो। ठीक है, स्टैटिक गेट इन्फो, ये क्या करेगा, ये रिटर्न करता है। ठीक है, ये वैल्यू, अब फॉर एग्जांपल आपने एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू स्टोर करवा दी है, अब आप उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है, कि उसमें क्या वैल्यू स्टोर है, तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, गेट इन्फो का। गेट इन्फो क्या कर देगा, वो जो पॉइंटर जहां पे अभी पॉइंट कर रहा है जिस ऑब्जेक्ट पे, उसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास आ जाएगा वाइड सेट इन्फो। ये क्या करेगा, ये एक वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल ले रहा है। ठीक है, ये वाला काम कर रहा है जो ऊपर कंस्ट्रक्टर हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कर रहा था, जो उसने फर्स्ट नोड बनाने के लिए जो उसने लिया था। अब वो क्या करेगा, एक वैल्यू लेगा, ठीक है, और उस वैल्यू को क्या करेगा, दिस ऑब्जेक्ट पे जहां पे वो ऑब्जेक्ट पॉइंट कर रहा है, उस वैल्यू को स्टोर करवा देगा। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है हम कहाँ पे अभी ट्री में मौजूद है जहाँ पे वो वैल्यू स्टोर करवाएगा। ये आप इंसर्ट मेथड इसका देखेंगे किस तरह ये एक वैल्यू को लेगा और इसमें स्टोर करवाएगा। अच्छा जी, जी मैम, गेट इन्फो के साथ एक स्टैटिक क्यों है? ये पॉइंटर इसका मेथड है ना, पॉइंटर आप कह दें कि पॉइंटर डेटा मेंबर है इसका। तो वो ऑब्जेक्ट के साथ स्टैटिक आया हुआ है? जी जी, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का पॉइंटर डेटा मेंबर है ये। ठीक है, पॉइंटर डेटा मेंबर है और ये कर रहा है पॉइंटर आप ना भी लगाएं तो भी ये एग्जीक्यूट हो सकता है, लेकिन ये हमारे पास डेटा मेंबर रिसीव कर रहा है, बल्कि यहाँ पे तो ये कोई भी पैरामीटर रिसीव नहीं कर रहा, बल्कि ये रिटर्न कर रहा है, एक पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट स्टैटिक गेट इन्फो आपके पास आ जाता है। आप कह सकते हैं पॉइंटर डेटा मेंबर। जी हाँ जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेट इन्फो। ये सेट इन्फो डिस्कस कर लिया हमने। गेट लेफ्ट है, गेट लेफ्ट क्या करेगा, रिटर्न कर देगा लेफ्ट पॉइंटर, पॉइंटर रिटर्न कर रहा है। ठीक है, पॉइंटर टू लेफ्ट रिटर्न करेगा, जो आपका गेट लेफ्ट का मेथड है ये बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा सेट लेफ्ट है, लेफ्ट सब ट्री आपने सेट करना है, उसमें कोई वैल्यू स्टोर करवानी है। अब इसकी डेटा टाइप वॉइड है। ठीक है, वॉइड डेटा का क्या मतलब है, कुछ भी नहीं करेगा ये। ठीक है, यहाँ पे डेटा टाइप्स इनकी क्लास की डेटा टाइप्स थी, यहाँ पे ये वॉइड है, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। क्या करेगा, एक पॉइंटर वेरिएबल लेगा, ठीक है, और जो लेफ्ट सब ट्री है वहां पे असाइन कर देगा उस वैल्यू को। ठीक है, सिमिलरली बीएसटी नोड है, गेट राइट है, रिटर्न कर रहा है ये राइट को। ठीक है, राइट पॉइंटर को, जो राइट सब ट्री जहाँ पे पॉइंट करी उसकी वैल्यू को ये रिटर्न करेगा। सेट राइट है। बीटीएस नोड क्यों लिखा हुआ है जी, बीटीएस नोड क्यों लिखा हुआ है स्टैटिक गेट राइट? बीएसटी नोड है, बीटीएस नहीं है, बीएसटी नोड है। बीएसटी नोड क्या है, आपकी क्लास का नाम है। तो क्या मतलब कि इस रिटर्न करेगा वो, तो रिटर्न वैल्यू कहाँ पे आप पूछना चाह रही हैं मैम? ये बीएसटी नोड स्टैटिक गेट राइट है ना? हाँ, तो ये गेट राइट है ना, तो राइट सब ट्री का पॉइंटर रिटर्न कर रहा है। गेट लेफ्ट, लेफ्ट सब ट्री का पॉइंटर रिटर्न करेगा। तो ऑब्जेक्ट नहीं करेगा रिटर्न? मींस ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करेगा, लेकिन बात समझे ना, गेट लेफ्ट क्या कर रहा है, अब देखे किसी भी ट्री का जो लेफ्ट सब ट्री पे जो भी वैल्यू स्टोर होगी ना, उसको रिटर्न करेगी।
ठीक है, पॉइंटर वहां पे पॉइंट करेगा, उसका एड्रेस रिटर्न करेगा और हमारे पास प्रोग्राम क्या करेगा, उसका लेफ्ट सब ट्री में जो वैल्यू स्टोर होगी उसको रिटर्न कर देगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद जी वॉइड सेट राइट आ जाता है। सेट राइट क्या है, एक पैरामीटर रिसीव करेगा, ठीक है, उस पैरामीटर को रिसीव करके राइट सब ट्री को असाइन कर देगा। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास एक आ जाता है इंट इज लीफ मेथड है। इज लीफ क्या होता है, लीफ नोड्स क्या होते हैं, किसी को आइडिया है लीफ नोड्स का? मैम जो हमारे पास ट्री होता है उसके जो लास्ट में जिसकी कोई चाइल्ड नोड नहीं होती, बिल्कुल, जिसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों नहीं होते, ठीक है, वो हमारे पास लीफ नोड्स होते हैं। तो यहाँ पे देख लें इस लीफ नोड में जब हमारे पास लेफ्ट का पॉइंटर भी नल हो और राइट का पॉइंटर भी नल हो तो वो आपके पास क्या है, मतलब कि इज लीफ मेथड है। तो ये हम जब इसको कॉल करेंगे ना, देखेंगे कि ये नोड इज लीफ है कि नहीं लीफ, ठीक है, लीफ नोड है कि नहीं। तो अगर लीफ नोड है तो रिटर्न करेगा 1, अदरवाइज रिटर्न कर देगा 0। ठीक है जी, तो मैम यहाँ पे एल्स ही आना चाहिए रिटर्न 1 के बाद। आप लगा दें एल्स, कोई मसला नहीं है। अदरवाइज इफ देखें, इफ की कोई ब्रैकेट्स आपने नहीं लगाए हुए, ब्रैकेट्स आपने नहीं लगाए, मतलब कि इफ के बाद डायरेक्ट ये एग्जीक्यूट होगा। इफ की बॉडी ये यहाँ तक है, अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होती तो बाय डिफॉल्ट ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप एल्स लगाना चाहते हैं लगा लें, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट्स हमने यूज नहीं किए। इट्स का मतलब है कि अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तो इसके बाद जो फौरन आने वाली स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, अदरवाइज हमारे पास जो सेकंड नंबर वाली होती है वो इस execute लीफ दोबारा समझा दें। इस लीफ पता है आपको क्या होता है, लीफ नोट्स क्या होता है? किसने क्वेश्चन पूछा अभी? ये कौन है स्टूडेंट? नाम आपका शो नहीं हो रहा। लीफ नोट्स बताएं आप क्या होता है? लीफ नोट्स का पता है आपको? मदीहा है आई थिंक। मैम ये ऑब्जेक्ट के साथ है ना कि नहीं मुझे बताएं मदीहा, मुझे नहीं मदीहा मुझे ये बताएं कि लीफ नोट्स होते क्या हैं? अभी किसी आपकी क्लास वालों ने भी अभी बताया। मैम अभी आपने बताया बाइनरी ट्री में 2 वो नोड्स होते हैं ना, एक लेफ्ट की तरफ होता है और एक नहीं लीफ नोट्स कौन से होते हैं? मैम लीफ नोड्स का नहीं पता मुझे। यही तो बात है, अभी लीफ नोट्स का डिस्कशन की है तो आपको सुननी चाहिए थी वो डिस्कशन। लीफ नोट्स क्या होते हैं? ऐसे नोट्स, ठीक है, ऐसा नोड होता है जिसका लेफ्ट चाइल्ड भी नल हो और राइट चाइल्ड भी नल हो। ठीक है, जिसका ना लेफ्ट चाइल्ड हो ना राइट चाइल्ड हो, वो कौन से नोड्स होंगे मदीहा? लीफ नोड। लीफ नोड्स कौन से नोड्स? जिनका लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों नल हो, ठीक है, नल हो। ठीक है, तो अब इस लीफ मेथड यहाँ पे क्या कर रहा है कि देख रहा है कि अगर लेफ्ट चाइल्ड भी इसका नल है, एंड ऑपरेटर लगाया हुआ है दरम्यान में। ठीक है, एंड ऑपरेटर का क्या मतलब होता है, दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तब ये चलेगा ये स्टेटमेंट। तो लेफ्ट चाइल्ड भी नल हो जिसका और राइट चाइल्ड भी नल होगा तो क्या रिटर्न कर दो, 1 रिटर्न कर दो, अदरवाइज क्या रिटर्न करना है, 0। ठीक है जी, समझ आ गई लीफ नोड की? ओके गुड। अच्छा, प्राइवेट डेटा मेंबर जो हमने इसके किए हैं, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का एक ऑब्जेक्ट पॉइंटर हमने डिक्लेयर किया, बीएसटी नोड का हमने लेफ्ट पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया, बीएसटी नोड का हमने क्लास का एक राइट पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। ठीक है, जिनको हमने ऊपर यूज भी किया, आपने देखा है कि ये लेफ्ट सब पॉइंटर लेफ्ट सब ट्री की तरफ असाइन कर रहा है, ये राइट सब ट्री, और ये ऑब्जेक्ट जो किसी भी नोड के अंदर जो हम वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप मींस जो भी डेटा टाइप हम इसमें स्टोर करवाना चाह रहे हैं। इस क्लास में जो हमने बीएसटी नोड के को पढ़ी है, अभी इसके जो मेथड्स पढ़े हैं, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। मैम इस कोड को रन करवा दें। जी मैं रन करवाती हूँ। रन करना बेसिक पर्पस नहीं है, इसको समझना बेसिक पर्पस है। मैं रन करवा दूंगी, बाकी जो इसकी मेथड मैंने दूसरी क्लास अटेंड करनी है, मैं सिर्फ इसकी वेट कर रहा था एंड हो जाए मेरी लैब। अभी एंड नहीं हुई ना बच्चे, अभी तो इसका काफी कोड रहता है। आपका नाम क्या है, जो अभी जो स्टूडेंट बोल रहे थे? अतीक रहमान। अतीक, आप कल की क्लास सेशन अटेंड कर सकते हैं जो 2 से 3 है? असल में उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि मैं अभी ये वाला सेशन अटेंड कर सकता हूँ, 2 से 3 वाले सेशन में ना ड्यूटी का इशू होता है। कल मैं कोशिश करूंगा। अच्छा चलें, ये देखें ना, मैं आपको रन करके बता देती हूँ। रन तो इसका आपको सैंपल आउटपुट भी दिया गया है, रन तो आप खुद भी कर सकते हैं ना। मेरा मकसद आपको समझाना है कि किस तरह ये काम कर रहा है कोड। ठीक है, रन तो भी ये देखें, ये रन हो गया, ये रन हो गया, इंसर्ट कर दिया इसने लेंथ।
ठीक है, 1 बाय 1 लेंथ बता दी, साले की लेंथ की ये जो साले का नेम है इसकी लेंथ क्या थी, 5 थी, 3 4 8 6 7 और इस तरह मिनिमम नोड की इसने लेंथ बता दी और मैक्सिमम नोड की इसने लेंथ बता दी है। ठीक है, किस तरह ट्री बन रहा है अब आपका ये समझना जरूरी है ना। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इंसर्ट मेथड। आपने अभी 20 मिनट्स रहते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसमें आपको समझा दूं इसको इंसर्ट मेथड। अच्छा, यहाँ पे देखें इंसर्ट मेथड है। इंसर्ट मेथड दो चीजें रिसीव कर रहा है, दो पैरामीटर्स रिसीव कर रहा है। एक रूट वैल्यू किस टाइप की, ये हमने ब्रैकेट्स में जो INT लिखा है इसका मतलब है इंटीजर डेटा टाइप। अब ऑब्जेक्ट की वैल्यू किससे रिप्लेस हो रही है, इंटीजर से। ठीक है, कि हम क्या स्टोर करवाना चाह रहे हैं इसमें, इंटीजर। इंटीजर एक वेरिएबल इसने भेज दिया और एक इसने इंट का एक इन्फो पॉइंटर वेरिएबल भेज रहा है। ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल मतलब एड्रेस कंप्लीट वो भेज रहा है ताकि जहां पे हमने इसको स्टोर करवाना है वहां पे हम इसको स्टोर करवा सकें। ठीक है, अच्छा इंसर्ट से पहले, मैं इंसर्ट को दिखाने से पहले हम इसके मेन पार्ट में चले जाते हैं। मेन में हमने क्या किया कि एक स्ट्रिंग नेम्स एरे डिक्लेयर कर ली। ठीक है, एक एरे डिक्लेयर कर ली और उसमें हमने वही एलिमेंट स्टोर करवा दिए जो आपकी लैब में आपको गिवन थे। ठीक है, उसके बाद अब हमने एक वेरिएबल लिखा टोटल नेम्स का। ठीक है, टोटल नेम्स क्या कर रहा है, साइज ऑफ फाइंड कर रहा है। साइज ऑफ नेम्स, नेम्स क्या थी, इस एरे का साइज फाइंड कर रहा है। इस पूरी एरे का साइज हमने फाइंड अगर करवाना है ना तो हमने उसके लिए कौन सा ऑपरेटर लगवाना है, साइज ऑफ ऑपरेटर। अब इसका फॉर्मूला क्या है, जब आप एक ऐसी एरे का जो आपके पास वर्ड्स होते हैं उसका जब आप फाइंड आउट करते हैं साइज ऑफ, तो उसको क्या करते हैं, साइज ऑफ नेम्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइज ऑफ नेम्स ऑफ इंडेक्स 0। मतलब कि पूरी एरे का साइज को डिवाइड कर दो किसके साइज से, इंडेक्स 0 पे जो नेम स्टोर है उसके साइज से। अब ये किस तरह वर्क करता है, ये बाइट्स हमें रिटर्न करेगा। इसका साथ हमारा कोई काम इतना नहीं है। हमने ये सिर्फ क्यों कैलकुलेट किया है, क्योंकि हम जो इंटीजर डेटा टाइप बनाना चाह रहे हैं ना, इंटीजर डेटा टाइप हमने बनानी है जहाँ पे इनकी लेंथ हमने स्टोर करवानी है, उसमें हमने उसे साइज बताना है कि तुमने इतनी साइज की एरे बनानी है। ठीक है, क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं इसका साइज, कि हमें पता हो कि जो हम इंटीजर एरे बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, जो इंटीजर एरे बनाना चाह रहे हैं उसमें जो साइज स्टोर करवाने के लिए हम इसका साइज निकलवा रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, मैडम इसका रिटर्न क्या आएगा, क्या इसकी वैल्यू क्या होगी लास्ट 6 में? आ जाएगी, 6 आ जाएगा। मैं बताती हूँ किस तरह आएगा 6। अभी हम सी आउट करके भी देख लेते हैं, वो 6 प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अभी मैं तब आपको बता रही हूँ, टाइम थोड़ा रह गया, मैं चाह रही हूँ कि जल्दी जल्दी हम इसको कर लें ताकि जो स्टूडेंट्स इस सेशन में हैं उनको थोड़ा बहुत समझ आ जाए। अच्छा, ये क्या कर रहा है ना, देखें साइज ऑफ नेम्स, ये सारा जो साइज है ना इन टर्म ऑफ बाइट्स। अब कंपाइलर क्या करेगा, इनको इन टर्म्स ऑफ बाइट लेगा और डिवाइड करके साइज ऑफ नेम्स ऑफ 0 डिवाइड कर देगा उसको पहले इंडेक्स के नेम के साथ, और उसको कोई वैल्यू दे देगा टोटल नेम्स में जो भी साइज हुआ। ठीक है, अब साइज क्या होता है ये डिपेंड करता है कंपाइलर पे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे ये 6 रिटर्न करेगा। 1 2 3 4 5 6, कितने वर्ड्स हैं, 6 हैं। ठीक है, अब 6 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी यहाँ इसका जितना भी साइज होगा उससे। मैम ठीक है जी जी, एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने दे। वो 6 मल्टीप्लाई होगा इसके पूरा जितना साइज है बाइट्स में, डिवाइडेड बाय साइज ऑफ नेम ऑफ 0। ठीक है, इसकी जितनी बाइट्स हैं, ये बाइट्स और बाइट्स एक दूसरे को करेंगी कैंसिल। ठीक है, बाइट्स बाइट्स आपस में कर देंगी कैंसिल, बाकी बच जाएगा हमारे पास 6। आपके समझाने के लिए बात कर रही हूँ, बता रही हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है समझना। आपने ये यहाँ पे तब लगाया है कि ये खुद ब खुद आपको कैलकुलेट करके साइज बता देगा। साइज अगर देखना है तो यहाँ पे सिंपल सी आउट लगा दें, यहाँ पे लगाएं सी आउट, कि हमें बता दो कि क्या तुमने साइज लिया है जो आपने टोटल नेम्स में स्टोर करवाया है। ये देखें 6 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास साइज क्या आ गया, 6। ये तब हमने किया कि हमने साइज फाइंड करना था कि इस एरे का साइज कितना बन रहा है। ये आपको कंपाइलर खुद ब खुद साइज फाइंड करके देगा इस फार्मूले की हेल्प से। अच्छा, हमने साइज निकाल लिया, 6 हमारे पास आ गया। इसका मतलब है जो एरे हम बनाएंगे ट्री डेटा जिसमें इन सारी की लेंथ स्टोर करवाएंगे उसका साइज क्या रखना है, 6 रखना है। ठीक है, ये आपने यहाँ पे तब लगाया ना, आप वैसे भी देख सकते थे 1 2 3 4 5 6 देख सकते थे, लेकिन आपने किसी भी अगर फ्यूचर में किसी और डेटा के लिए आपने करना होगा तो आपका साइज वेरी कर सकता है, तो उसके लिए आप बेहतर है कि आप इस फॉर्मूले को यूज करें। ठीक है जी जी, जो क्वेश्चन पूछना चाह रही थी जल्दी से पूछें क्वेश्चन। मैम यहाँ पे जो हमारे पास आ रहे हैं वो 0 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे 0 से 5 तक नहीं जाना चाहिए था? तो
तो 0 से 5 तक ही जा रहा है ना, तो 0 से 5 तक का काउंट करें तो कितना बनता है? 0 1 2 3 4 5, तो 0 1 2 नहीं 0 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स बनते हैं ना 0 से 5 तक जी। तो मैं आपको साइज का बता रही हूँ ना कि इसमें कितने एलिमेंट स्टोर हैं। मैम ये जो स्ट्रिंग नेम्स हैं ये टोटल 6 हैं, ये 6 हैं, लेकिन ये जो साइज ऑफ नेम्स है ये तो वो शो करते हैं कि मेमोरी में जिसका इंडेक्स 0 शो करता है, 0 एड्रेस पे सालिया पड़ी है और 1 वाले पे